हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और फिलहाल क्लास 8 के स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी अपने कर रहे होंगे। और आप लोग जैसा कि आप जानते थे कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला था। तो उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब नहीं आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है ये 2023 का मॉडल पेपर है, ठीक है, क्लास 8 का। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सभी पिछले ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ ना क्वेश्चन बनाया जाता है अगले साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन। मैं लगभग 20 क्वेश्चन आपके इस वीडियो सेशन में कराऊंगा, तो उसे आप सभी को नोट डाउन करना है और याद करना है, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो से पहले जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है साइंस का, उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1990, 1972, 73, 2007, 8 शुरू नहीं हुआ। इसका आंसर क्या होगा? भारत में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस वर्ष में शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, 1972-73 में। अब देखिए सर्वप्रथम, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से याद नहीं करते तो उसके लिए ये बहुत भारी लग सकता है। इसलिए आप ये सभी क्वेश्चन को याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, आप नाम जब देखिएगा वैज्ञानिकों का तो आप घबरा जाइएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा नाम है और आप जब याद नहीं करेंगे परफेक्ट तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इसीलिए आपको हर चीज़ को याद करना चाहिए, वो छोटी चीज़ है या फिर बड़ी चीज़ है, वो थोड़ा सा याद करके रखना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका है सजीवों के सबसे सूक्ष्मतम, ठीक है, सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहेंगे। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज कर लिया था, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि मैं करता हूं हर वीडियो में, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि और भी वीडियोज आएगी और आपके मोबाइल में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो का मिल जाएगा और हर वीडियो आप कोई भी छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक धातु है जो चाकू से भी काटा जा सकता है और उसको बाहर नहीं रखा जाता है। मैंने एक हिंट दे दिया और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो सही आंसर है और ये धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका, आप चैप्टर 2 में पढ़े होंगे, सोडियम जो है वो चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत मुलायम धातु होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु को चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो एक क्रोमियम है, जो आप साइकिल वगैरह में देखे होंगे, साइकिल के चक्के में जो लोहा लगा रहता है वो बहुत चमकता है जब आप नई नई साइकिल खरीदे होंगे। अब जब आप हैंडल को देखते होंगे तो बहुत चमकता है। तो उसमें क्रोमियम नामक एक धातु का लेपन किया जाता है और वो बहुत चमकदार होता है, चमक को बढ़ाता है, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर है संचारी रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो संचारी रोगों का मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या करता है, हर जगह अपने वो बैठता है और अपने जगह गंदगी को दूसरी जगह पर ले आता है। इसीलिए आप जहाँ भी घरेलू मक्खी देखें उसको तुरंत भगा दें, क्योंकि ये घरेलू मक्खी बहुत जगह कीचड़ों से पैदा होता है और खानों में आकर के बैठते हैं और गंदगी फैलाते हैं और खाना को सड़ा भी देते हैं, भोजन को, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज का मतलब होता है जो जानवर अपने जैसे जीव को उत्पन्न करे, ठीक है, उसे हम जरायुज कहेंगे। तो यहाँ पर से कौन सा जो है वो जरायुज है? तो जो जरायुज है वो मनुष्य है और ये सभी जो है वो अंडे देते हैं, यानी अंडपरजक है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। हाँ, तो बिखर जाता है, तो इसका क्या कारण है? तो बिखर जाता है, इसके लिए कौन बल जो है उत्तरदायी है?
कौन सा बल उत्तरदायी है? आपने पढ़ा होगा, कोई भी चैप्टर में पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो पढ़े होंगे तो सूक्ष्म मौसम में, मतलब कोई भी मौसम मौसम में सूक्ष्म मौसम में जब आप बालों में कंघी करते हैं तो वह बिखर जाता है और कुछ चिड़चिड़ापन उसमें कुछ उत्पन्न होने लगता है। तो इसके लिए वो कौन सा बल उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा घर्षण बल। तो नहीं होगा, घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगता है। गुरुत्व बल लगता है, हाँ, दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर लगता है, वो अपने ओर आकर्षित करता है। और चुंबकीय बल तो वो आकर्षित करता है, खींचता है चुंबकीय बल अपने ओर। और स्थिर विद्युत बल, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने में दिखेगा 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन ये वहीं पर है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप। हाँ, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर ऊष्मीमान पूछा है। ठीक है, ईंधन है जिसको हम जला करके ऊष्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन सा ईंधन है जिसमें ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा होता है? और इस हाइड्रोजन गैस में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऊष्मीमान पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग निर्धारण करता है? यहाँ पर दो 4 गुणसूत्र बताया गया है, सॉरी 2 गुणसूत्र बताया गया और इसमें से और ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा? यानी कौन सा गुणसूत्र जो है वो शिशु को नर लिंग निर्धारण करने में मतलब वो प्रदान करता है, मतलब वो नर लिंग बनाने में सहायता करता है। तो कौन सा है? XY या XX या दोनों में कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका वो XY होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि माता का जो होता है XX और यहाँ पर पिता का होता है XY। तो एक X गुणसूत्र आता है और एक X गुणसूत्र आता है। तो यहाँ पर पुत्री का जन्म होता है, पुत्री का यानी स्त्री जाति का जन्म होता है। और वही बात करें हम Y का, इधर Y आएगा और इधर X आएगा। तो यहाँ पर आपका पुत्र का यानी शिशु का नर लिंग निर्धारण होगा। मतलब यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने गलत बताया शायद आपको। कह रहा है इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? शिशु का मतलब कोई भी बच्चा, लड़की हो या फिर लड़का। तो कौन सा गुणसूत्र है जो लड़का और लड़की मतलब निर्धारित होता है? तो यहाँ पर आंसर होगा दोनों से होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में इस पेज पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? यहाँ पर पूछा गया है कि मानव नेत्र यानी मानव का आँख में एक वस्तु का प्रतिबिंब मतलब कोई भी वस्तु का जो फोटो बनता है उसको हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो किस भाग पर बनता है देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण मतलब जो फसल को वर्षा ऋतु के समय में बोया जाता है उसको खरीफ फसल कहेंगे। खरीफ फसल के उदाहरण क्या होता है? चावल होता है। यानी वर्षा ऋतु के समय जो फसलों को बोया जाता है, जो फसलों को लगाया जाता है उस फसल को खरीफ फसल कहेंगे। यानी वर्षा ऋतु के समय में लगाया जाता है उस फसल को हम खरीफ फसल कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा जो उदाहरण है वो राइट आंसर होगा खरीफ फसल का। तो जो धान है, धान यानी चावल का खेती। ठीक है, तो चावल जो है उसका खरीफ फसल का उदाहरण होगा, क्योंकि ये जो धान है इसको खरीफ फसल कहेंगे और ये वर्षा ऋतु के समय उगाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? ये तो आंसर मुझे बताना नहीं चाहिए, ये 8 ग्रह हैं, आप सभी को पता ही होगा 6 क्लास से। घर्षण हमेशा कैसा होता है? घर्षण हमेशा कैसा होता है? कुछ मामलों में हानिकारक होता है और कुछ मामलों में लाभदायक होता है। देखिए, घर्षण अगर नहीं रहेगा तो आप कुछ तरीके से भी आप ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख नहीं सकते हैं। अगर आप घर्षण नहीं होगा तो आप सीढ़ियों पर नहीं चल सकते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो आपका गाड़ी नहीं चलेगा। घर्षण नहीं होगा तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो घर्षण का कुछ हानिकारक भी है और कुछ लाभदायक भी होता है। ठीक है, आपका आंसर आपको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन जो होता है वो नायलॉन एक बहुत रासायनिक पदार्थ होता है। मतलब इसमें बहुत सारा
पदार्थों का मिला करके बनाया जाता है, और नायलॉन जो बहुत मजबूत होता है, इसी से बनाया जाता है पैराशूट को। ठीक है, अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव के कानों की सर्वथा परास कितना होता है, यानी सुनने का क्षमता कितना होता है मानव का। तो देखिए इसका आंसर इस पेज पर है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, आपको आंसर यहीं पर सामने में दिया गया है, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस यंत्र के उपयोग से भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिएक्टर पैमाना के माध्यम से जो एक मशीन है, भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। आप सभी को पता ही होगा चैप्टर साइंस का चैप्टर में। विश्व तापन का प्रमुख कारण है, यानी विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है, तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है, नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो आपको 70 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, देखेंगे किन किन स्टूडेंट को आता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है संकटपन प्रजाति है, कौन सा संकटपन प्रजाति है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बाघ। बाघ जो है वो संकटपन प्रजाति है। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में पाए जाने वाले घटक को कोशिकांग कहेंगे। तो जंतु कोशिका में कौन सा एक कोशिकांग है जो अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है, तो कौन है, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में मोटी होती है, मोटी लेवल का, और ये कोशिका भित्ति के बदले हमारे जीव जंतु में कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति मोटी होती है, कोशिका झिल्ली पतली होती है। क्योंकि कोशिका झिल्ली पतली इसलिए दिया गया है क्योंकि हम अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं। पेड़ पौधों को मोटा इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एक जगह स्थिर होते हैं और कहीं चल बुल नहीं सकते हैं, और वो अपने सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, इसलिए उसे कोशिका भित्ति मोटी दी गई है। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज पदार्थ का बना होता है, याद रखें आप लोग। ठीक है, और 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन, जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता चल गया कि कितना आपको आंसर आपको पता है 20 क्वेश्चन में। आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हुआ, और अगर अगला भी वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर, उसे भी हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। और ये भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए अगर नए स्टूडेंट हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।